मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी ख़त्म कर दी थी। मुझे अकेले को भी वह हक ना मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। मैंने होश संभालते ही मैं अम्मा को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम अपने मामा के घर पर रहते थे और मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती थी। अम्मा बंगले पर काम करने के बाद मामी के घर का पूरा काम करती थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं होती थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन की खातिर बीवी को कभी कुछ न कहते थे। शायद वे भी मेरी अम्मा और मुझे बहुत समझते थे। मैंने कई बार देखा कि अम्मा अपनी पुरानी तस्वीर देखकर हमेशा उदास हो जाती थी और घंटा भर अपनी बहन भाइयों को याद कर करके रोती थी। मेरी अम्मा की एक और बहन यानी मेरी एक और खाला और थी, मगर हम उनसे कभी नहीं मिले थे। अम्मा बताती थी कि वे मुल्क से बाहर होती हैं, लेकिन मामी हमेशा खाला के बारे में बुरी बातें करती रहती थी और कहती थी कि उन्होंने अपनी पसंद से भागकर शादी करी थी, इसलिए उनके यहाँ पर पहले औलाद पर उन्हें सज़ा मिल गई थी। मेरी खाला का बेटा एक किन्नर था, वह अभी अपने माँ बाप के साथ बाहर के मुल्क में ही रहता है। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर वही बेटा अगर इस मुल्क में पैदा होता तो वे क्या इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रहने देता। इसका जवाब सिर्फ नहीं था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गुरु ने ही करनी थी। ये सभी हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती से हर कोई खुश हो जाता था। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी। मामी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वे अक्सर अम्मी से कहती थी कि बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और अपनी खाला के नक्शे कदम पर न चल जाए। मुझे अपनी मामी की बातों पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि ना जाने क्यों हम दोनों माँ बेटी के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत रखी हुई है, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते हैं। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घूमने फिरने लेकर जाएंगे, तुम बस अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो। लेकिन ये बात मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताई थी। तुम भी मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक़ में उनकी बातों में आ गई और अम्मी से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली बाजी से कुछ सवाल पूछ कर आना है, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वह मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती थी, इसलिए मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामू की दोनों बेटियां भी आ गई। वे मुझे एक बड़े से होटल में ले गए और कहा कि तुम्हारे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने और अच्छे खाने का हक है, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर एंजॉय करो। ये दोनों मुझे एक बेंच पर बिठा कर ये कहकर वहाँ से चली गई कि वे खाने का कहकर अभी आती हैं। मुझे वहाँ पर अकेले डर तो लगा, लेकिन अम्मा से बोले हुए झूठ पर अफसोस भी हुआ। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर की बात है, फिर तो घर चले ही जाना है। अभी ये सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी कि वहाँ पर एक लड़का आकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई अपने मामू की बेटियों की तलाश में, जो कि मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। मुझे और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी खुद ही उठकर घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर और बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पर पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मामू की दोनों बेटियाँ तो घर पर वापस आ गई थी और सहन में बैठी थी, जबकि इस सहन के बीचों बीच मेरी अम्मा बैठी सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर घर की दीवारें हिला दी थी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ होती तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चीख की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछने लगी कि मुझे मेरी गलती क्या है, क्या हुआ है। इस सारे तमाशे में मेरी अम्मी खामोश बैठी मुझे पीटता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी माँ की खामोशी पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। क्यों अपनी बेटी को कैसे दूसरों के हाथों पीटता हुआ देख सकती हैं। आखिर मामू को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे मामी के चंगुल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि मैं अकेली कहाँ पर गई थी। तो मैंने झट से कह दिया कि मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वे दोनों साफ मुकर गई। तो मैंने रोते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ एक मर्तबा फिर मामी ने मुझ पर हमला किया और कहा कि मैं उसकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों
الزام لگاؤں گی، جبکہ ہم تینوں ساتھ گئے تھے۔ تو پھر میری ماموں کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے کر دیا۔ اس کے موبائل پر نظر پڑتے ہی میرا تو خون سوکھ گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ وہاں پر میری اس لڑکے کے ساتھ تصویر موجود تھی جو ہوٹل میں میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری کزن نے سب کو بتایا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے اور واپسی پر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب تو مامی نے ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ہی توڑ ڈالے تھے اور ماؤں بھی ایک لفظ نہیں سن رہے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی کوشش کری لیکن کسی نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی، بلکہ مامی نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ تب سے خاموش بیٹھی امی نے اب کچھ بولنا شروع کر دیا اور بس اتنا کہا، چلو میرے ساتھ، اب اس گھر سے ہمارا دانا پانی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی امی کے پیر پڑے اور کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آ جاؤ، خود کو اس عمر میں ڈر ڈر کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور نہ کرو۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی اور ہم ماموں کا گھر چھوڑ دیا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہم نہ جانے کہاں پر جا رہے تھے، کوئی نہ جانے، کوئی نہ معلوم منزل ہی کیا تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ 2 دن کا سفر طے کر کے ہم ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں امی نے مجھے کوئی بھی بات نہیں کی اور بس سفر میں چپ چاپ ہی رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ مجھ پر بھی اماں کو شک ہو گیا۔ کیا اماں کو بھی اپنی بیٹی پر اتنا سا بھی وشواس نہیں ہے؟ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امی نے بیل بجائی تو گھر کے دروازے پر بیٹھے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہم ماں بیٹی گھر پر اندر آ گئے۔ گھر اندر سے اور باہر سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور عالیشان تھا۔ نوکر ہمیں اندر پہنچ کر خود باہر لوٹ گیا اور ہم آرام دائک صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت ہی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب اماں نے جو اتنی دن سے چپ روزہ رکھے ہوئے تھی فوراً اس عورت سے ہنس ہنس کر ملنے لگی اور دونوں آپس میں ایسے ملی جیسے یہ بہت ہی دنوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ امی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت فوراً سے پہلے میری طرف لپکی اور دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری خالہ ہیں اور اپنے ملک واپس آ گئی ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور ساتھ میں یہ سوچ بھی آئی کہ اماں کو خالہ کا کیسے پتہ چلا؟ کیا دونوں ہی بہانے سے کانٹیکٹ میں تھیں؟ میں بھی اب نارمل ہو چکی تھی اور اپنی خالہ سے خوشی سے ملی اور ان سے باتیں کری۔ مجھے اپنی خالہ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت زیادہ من کر رہا تھا جسے سب ہجڑا کہتے تھے، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنی زندگی کا پہلا لذیذ اچھا کھانا کھایا اور خالہ نے ہم دونوں ماں بیٹی کو اپنا کمرہ دکھایا جہاں پر ہم آرام کرنے والے تھے۔ میں تو نرم بستر پر دراز ہوتے ہی سب کچھ بھول بھال گئی اور چین کی نیند سو گئی، لیکن آدھی رات کو اماں نے مجھے جگا دیا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں نے مجھے کہا کہ وہ جلدی میری شادی خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ میں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے۔ میں اماں سے کہا کہ وہ ایسا نہ کرے، مجھے معاف کر دے، میں ان سے جھوٹ بول کر باہر گئی تھی، لیکن میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مامی کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اماں میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے بھی پینترا بدل کر کہہ دیا کہ آپ نے بھی تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور خالہ سے ملتی رہی ہو۔ تو اماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ میری اماں ہیں ہی نہیں، جسے میں جانتی ہوں، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، لیکن مجھ پر الزام لگانے بند کر دیں۔ اپنے بھائی اور اپنی بھائی کی جھوٹی مکار بیٹیوں پر اعتبار کر کے مجھ پر کیچڑ مت اچھالو۔ تب اماں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ کر میرے سر پر ایک آسمان گرا دیا اور کہا کہ اگر میں خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں تو وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنر تھا اور میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً اماں کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا کہ اگر یہ الزام نہ بھی لگتا تو مجھے خالہ کے بیٹے سے ہی شادی کرنے والی تھی۔ اگر میرے دل میں ماں کے لیے ذرا بھی ہمدردی ہے تو وہ مجھے یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ مجھے اپنی اماں کی اس دل پر اور ان باتوں پر بہت زیادہ سوچا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں مان گئی۔ اگلے دن اماں نے خالو کو بھی یہ خبر سنا دی کہ میں شادی کرنے کے لیے مان چکی ہوں، تو خالہ بھی خوش ہو گئی اور میرے صدقے واری جانے لگی، لیکن میں خوش نہیں تھی اور بجھے ہوئے دل سے وہیں بیٹھی رہی تھی۔
दोनों बहनों का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। दोनों कुछ ही देर बाद अम्मा और खाला उठकर अंदर की तरफ चल दी, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी वहां पर ज्यादा देर नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज आई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो खाला अम्मा को नोटों से भरी हुई गड्डियां दे रही थी। जीने लेकर अम्मा का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। मुझे अब समझ में आया कि खाला ने अम्मा को पैसों का लालच देकर अपने नामुकम्मल बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी कर रही थी। लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं वहीं से चुपचाप लौट कर आ गई। जब अम्मा मेरे पास आई तो मैं भी उनसे मुंह मोड़ लिया और कहा कि मैं उसका लालच देख चुकी हूँ, मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब अम्मा अपने दुखड़े सुनते हुए कहने लगी कि तुम्हारी खाला अमीर है और हमारे पास क्या है, इन पैसों से मैं अपना घर खरीद दूंगी जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी के बाद अपने पति को मुट्ठी में करके ये सारा कुछ अपने नाम कर लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर पसंद से शादी कर लेना। मुझे अम्मी की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा कि ये धोखा है, जो आप कर सकती हैं मैं नहीं कर सकती। तो अम्मा ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी तो हमारे साथ धोखा किया है, बदले में मैं भी हम उन्हें वापस लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारी खाला ने धोखे से मेरे मंगेतर के साथ भागकर शादी कर ली और फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। बाद में एक भाई का आसरा था, उसने भी कभी तेरे साथ ना दिया। अब जिंदगी एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी गुनाह और सवाब के चक्कर में गवा बैठे। मैं अम्मा से कहा कि मैं मानती हूँ कि इन सब ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब आप जो कर रही हैं तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन मेरी अम्मा मेरी कोई भी बात सुनने से समझने को तैयार ना थी। उसी रात अम्मा मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। सुबह उठने पर खाला का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत अदा कर दी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी गुलाम थी। खाला ने मुझे कहा कि आज वह मेरी शादी अपने बेटे से कर देंगी, जिससे मैं दिल से राज़ी नहीं थी, लेकिन अम्मा के लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, उसमें कोई भी शामिल नहीं था और पता नहीं अम्मा भी कहाँ पर चली गई थी। मुझे अम्मा के लालच पर दिल से मलाल था। निकाह के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया, जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अब तो उसी कमरे में ना जाने कब तक कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। मुझे अपने खाला की चालाकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसने मुझे अब तक अपने पति को देखने भी नहीं दिया था। ना जाने इसके पीछे कल का क्या मकसद था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कोई भारी आवाज़ के साथ आगे बढ़ा। मैं अपने बेड पर सिमटी हुई बैठी थी और चोरी से निगाह उस पर डाली तो मेरी निगाह पलटने से इनकार हो गई थी। आने वाला शख्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कहीं से भी किन्नर नहीं लग रहा था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह नामुकम्मल था। वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी वजह से मजबूर मर्दाना आवाज़ में मुझे सलाम किया और हाल पूछा, जिसका मैंने नरम आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं हैरत में पड़ी हुई थी। मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई पर एक कीमती तोहफा दिया और मुझे खूबसूरत लफ्ज़ों में इजहार किया। मैं भी खुश हो गई और मेरा डर भी कम हो गया। उसके बाद सारी रात प्यार मोहब्बत में गुजर गई और मुझे उम्मीद वही कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ ने मेरी आँख खोल दी और मैंने देखा कि खाला मेरे कमरे में आ चुकी हैं और मैं हैरान हो गई जब खाला के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं डर से ठोकर मारकर दूसरी तरफ हो गई। आने वाले उस लड़के का अंदाज बिल्कुल किन्नर जैसा था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा कि खाला ये कौन है, तो खाला ने मेरे सर पर यह कहते हुए बम फोड़ा कि यही तुम्हारा पति है और यह रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर से वापस आया था, दूसरे कमरे में सो गया। मैं अपने कभी पति को देखूं तो कभी रात वाले आदमी को देखूं। मेरा दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या यहाँ से भागकर कहीं छुप जाऊं। मैं जाते हुए भी खाला को कुछ नहीं बताया कि रात को मेरे कमरे में कोई और था
اب तकदीर मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुकी थी। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने असली पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। जो रात मेरे कमरे में आया था वह तो अपने अंदाज से पूरा किन्नर था। मैं इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति को मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह अपनी ही बातों में मसरूफ़ रहता था और मुझे कम ही बात करता था। मैं भी शुक्र अदा करती थी कि वह मुझसे कभी कम ही मिलता था और अपनी अलग ही दुनिया में रहता था। कुछ ही दिन बाद मेरे पति ने दोबारा दूसरे मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे ये सुनकर खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसका मेरी नज़रों से दूर चले जाना ही बेहतर था। मेरे पति के जाते ही इतना बड़ा घर खाली ही रह गया था। अब मैं और मेरी खाला ही घर में रहने वाले थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खाला को दिल में जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले किचन में सारा काम करने लगी। मैं रोज़ नए नए खाने बनाती और खाला को खुश करती थी। मैं खाला के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी, सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द और एक हमसफ़र के। मैं शादीशुदा लेकिन कुंवारी ही लड़की थी। मुझे कभी कभी उस आदमी की याद आती थी जो शादी की पहली रात कमरे में आया था, मगर उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि उसका मकसद क्या था और वह कौन था। साथ ही साथ मुझे अपनी अम्मा की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, जिसने कभी पलट कर मेरी खबर न ली थी। एक दिन मैं और खाला इकट्ठे बाजार गए। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। माँ मेरी नज़र अचानक उस लड़के पर पड़ी जो उस वक्त मेरे पास आकर बैठा था जब मैंने अपनी मामू की बेटियों के साथ होटल आई थी। और यही तो वह भी था जो इन सब बातों का जिम्मेदार था जो आज मेरे साथ हो रही थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ गई और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि जिस दिन वह मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था। वह लड़का कुछ लम्हा तो खामोश रहा और फिर उसने सब कुछ बता दिया कि उसे मेरी मामू की बेटियों ने ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे उस वक्त शिद्दत से ख्वाहिश हुई थी कि काश अम्मी अभी यहाँ पर होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपने लिए मुझे अपनी नज़रों से गिराने के लिए सब कुछ ड्रामा किया। लेकिन अम्मा होती भी तो कुछ ना करती, क्योंकि उनकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम घर पर वापस आए तो कुछ ही देर बाद खाला घबराई हुई मेरे पास आई। उनकी रंगत उड़ी हुई देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा। खाला कहने लगी कि अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। मुझे हैरत हुई। मैं माँ की बीमारी का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और फ़ौरन माँ के पास पहुँची, जहाँ उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मैं इस इरादे से भी नहीं थी और मैं अम्मा से कहा कि मैं उससे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अम्मा अपनी दोनों टांगों से मजबूर हो गई थी। मैं अम्मा को अपने पास लेकर आ गया और दिन रात उनकी खिदमत में एक कर दिए। साथ ही इस मुश्किल वक्त में खाला ने मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अम्मा के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से से आवाज़ आई। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ चलने लगे और मैंने देखा कि वहाँ पर खाला के साथ कोई दूसरा भी है, जिसे खाला राजदारी से बातें कर रही हैं। मैं वहाँ से पलट आई, लेकिन मुझे अब खाला पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। वह एक नया खेल खेल रही थी। मैंने खाला पर नज़र रखी और फिर उसी जगह पर आधी रात को मैंने खाला को जाते हुए देखा तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई, जहाँ मेरी खाला इस आदमी से बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। खाला उससे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी खिदमत की थी। मैं अगली रोज़ सारी सूरत का अपनी अम्मा को बता दिया। अम्मा इस सारे मामले से ना ताल्लुक़ थी। मैंने अम्मा को जताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालात में लाकर फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़िंदगी में तुम्हारे अपनों ने इसलिए तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट था, लेकिन मेरी नीयत ख़राब नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी। अगली रोज़ मैं खाला के जाने से पहले दोबारा वहाँ पर पहुँच गई और एक जगह पर छुप गई। जैसे ही वह आदमी दीवार को लांघता आया तो मैं खाला के सामने निकल कर आ गई। वह मुझे देखकर एक लम्हे के लिए सिर पटक कर रह गया। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो उसने मुझे कुछ सकून अंदाज में सवाल का जवाब दिया कि वह मेरी खाला का बेटा है। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि खाला का एक ही बेटा था जो कि किन्नर था और बदकिस्मती से मेरा पति था।
मैं उस सच्चाई से पूछने वाली थी क्योंकि पीछे तो मुझे खाला की आवाज़ आई। खाला ने कहा कि यही मेरा बेटा है, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन था जिसे वे मेरे कमरे में लाकर आप मेरा पति बता रही थी। तो खाला ने फिर मुझे सारी हकीकत बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले शादी के खिलाफ थे क्योंकि खाला का पति मेरी अम्मा का मंगेतर था, लेकिन उन्हें खाला पसंद आ गई थी। शादी के बाद पहले बच्चे की पैदाइश पर अम्मा खाला के पास गई और वापस आकर खानदान में मशहूर कर दिया कि खाला ने एक किन्नर को जन्म दिया है। अपने बेटे के मुस्तकबिल से घबरा कर खाला और उनके पति मुल्क से बाहर जाने का फैसला ले लिया, लेकिन खाला ने हमेशा दिल बड़ा रखा और अम्मी से रिश्ता ख़त्म नहीं किया। जबकि अम्मा बदले की आग में जल रही थी। अम्मी को सिर्फ इस सच्चाई का पता था कि खाला का बेटा ठीक है, इसलिए कुछ साल बाद मेरा रिश्ता खाला के बेटे को देने के लिए भारी रकम का कहा। लेकिन यहाँ मेरी खाला के बेटे ने मेरी माँ से कहा कि मैं किसी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसलिए खाला ने मेरा इम्तिहान लेने की खातिर शादी की पहली रात के बाद अपनी असली बेटे को सामने नहीं लाई, जबकि एक किन्नर को अपना बेटा बनाकर कुछ टाइम तक मेरा टेस्ट लिया। मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हुई थी क्योंकि मैंने कभी भी अपनी खाला की दौलत पर नज़र नहीं रखी और ना ही उनकी दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे पति और मेरी खाला ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैं भी अपनी अम्मा की तरफ से अपनी खाला से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ और दुनिया हमारी जोड़ी की मिसाल देती है। मेरी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफ़ी मांगा।